हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इंडियन एविएशन इंडस्ट्री, इट्स पोटेंशियल्स एंड चैलेंजेस। सो रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो तो आपको पता है जो आपकी गो फर्स्ट एयरलाइंस हैं उन्होंने इंसॉल्वेंसी यहाँ पर जारी की है। अब देखिए वो इंसॉल्वेंट क्यों ही है, व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द एविएशन सेक्टर एंड इसका पोटेंशियल आपको काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलता है अगर हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या पोटेंशियल है, क्या चैलेंजेस हैं, इस इंसॉल्वेंसी के बाद जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री है उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ है उसको जानने की कोशिश करेंगे। मेजरली अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं, इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल फॉर योर मेंस। प्रीलिम्स में एज सच कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे न्यूज़ में क्यों था। सो अगर हम इंडियन एविएशन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं हैज़ एक्सपीरियंस्ड सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन दी पास्ट ईयर्स। सो धीरे धीरे करके जैसे जैसे जीडीपी में ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है वैसे वैसे हम ये कह सकते हैं जो पर्सनल इनकम है लोगों की वो भी बढ़ रही है। अब अगर पर्सनल इनकम बढ़ रही है इसका मतलब क्या है, वो इस सेक्टर में अब अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। राइट, सो आप देख सकते हैं अगेन धीरे धीरे करके हमारी जो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है। इट इज emerging as one of the fastest growing aviation industry in the world. So with a vast population and increasing disposable incomes, the demand for air travel in India has skyrocketed. अब सिंपल सी बात है, देखिए जैसे जैसे हमारी डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ रही हैं तो हम कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो ट्रैवल टाइम है वो कम हो जाए। प्लस यहाँ पर क्योंकि पॉपुलेशन भी इंक्रीज कर रही है, डिस्पोजेबल इनकम्स भी इंक्रीज कर रही हैं, तो ये जो एविएशन सेक्टर है इट बिकम्स वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडियाज इकोनॉमी। राइट, सो आप देख सकते हैं However, the industry also faces numerous challenges. बहुत सारे challenges भी exist करते हैं, potential तो है ही है, लेकिन यहाँ पर challenges भी exist करते हैं क्योंकि recently आपको देखने को मिला है in recent times the insolvency of Go First Airlines has created a havoc. So again हम देख सकते हैं कि potential तो increase करता ही करता है, लेकिन यहाँ पर आपको challenges भी देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हमें challenges पता है तो हम यहाँ पर इनके loop holes को plug in कर सकते हैं। Right, so this is the reasons. Now what are the reasons behind Go Air's insolvency? अगर हम Go Airs की बात करते हैं तो इनकी insolvency का सबसे प्राइम रीज़न क्या रहा है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम एविएशन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, अगर एक प्लेयर मार्केट से चला गया है तो कोई ना कोई सब्सटैंशियल रीजंस होंगे। अब उन रीजंस को प्लग इन करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। राइट, सो सबसे पहला रीजन है दैट इज इंजन मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज। अगर देखिए यहाँ पर हम गो एयर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इनके मैन्युफैक्चरर्स थे, स्पेशली जो कि आपको देखने को मिलता है प्रैट एंड विटनी, ये जो हैं ये इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब क्योंकि हमारी डिपेंडेंस एक फॉरेन कंट्री पे थी, एक फॉरेन कंपनी पे थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इंजन में डिफ़ॉल्ट्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले और ऐसा देखा गया है कि जो गो एयर के फ्लीट्स हैं, ज़्यादातर फ्लीट में जो भी एयरक्राफ्ट थे वो ग्राउंडेड ही रह रहे थे। अब फंक्शन नहीं हो रहा, जब फंक्शन नहीं हो रहा तो पैसे नहीं कमा रहे, तो ऑब्वियस सी बात है अगर उनके इंजन मैन्युफैक्चरर इश्यूज हैं तो उनके ज़्यादातर जो आपके एयरप्लेन्स हैं वो ग्राउंडेड रहेंगे, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई। राइट, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू दैट इज फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। सो अगेन आप देख सकते हैं जो गो एयर का मार्केट शेयर है वो डिक्लाइन हुआ है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर फ्लाइट्स उनकी ग्राउंडेड ही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन इंटरनेशनल सप्लाईज। मैं ये बात कर चुकी हूँ, इनकी जो डिपेंडेंस है वो किसी फॉरेन कंपनी के ऊपर है, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये सारा इशू एक्चुअली में स्टार्ट हुआ था। राइट, इनसफिशिएंट मेंटेनेंस एंड रिपेयर फैसिलिटीज़। अब इंडिया में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेंटेनेंस की। जब हम एयरक्राफ्ट्स लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये कहीं और बने होते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के होते हैं और हमारी डिपेंडेंस भी उन पे रहती है। अब अगर कुछ डिफ़ॉल्ट आता है, कुछ रिपेयर करना है, कुछ मैन्युफैक्चर करना है, छोटी सी चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है, तो यहाँ पर जो इंडिया की मार्केट है वो यहाँ पर रिपेयर वर्क नहीं प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हमारी ओवर डिपेंडेंस है दूसरी कंट्रीज़ पे। सो आप देख सकते हैं इंडियाज़ लैक ऑफ लार्ज स्केल मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग वर्क ये एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से गो एयर ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। क्यों? क्योंकि उनके इंजन मैन्युफैक्चरर्स में डिफ़ॉल्ट था, जिसकी वजह से वो मेंटेन और उसको रीहॉल या फिर रिपेयर भी नहीं कर पा रहे थे।
राइट। नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग कंपटीशन। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर गो एयर के ज़्यादातर एयरक्राफ्ट्स ग्राउंडेड ही रहेंगे तो दूसरी जो यहाँ पर कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं जो एविएशन सेक्टर में है वो इसको डोमिनेट कर लेंगी। सो अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर फियर्स कंपटीशन है फ्रॉम अदर एयरलाइंस सच एज इंडिगो, स्पाइस जेट एंड सो ऑन। सो इसीलिए यहाँ पर जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, अगर हम गो एयर की बात करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल हो गई थी, जिसकी वजह से उनको इंसॉल्वेंसी का रूट अपनाना पड़ा। राइट। सो दीज आर दी मेजर रीजंस बिहाइंड गो एयर्स इंसॉल्वेंसी। अब अगर हम बात करते हैं कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट अगर गो एयर इस मार्केट से चली जाती है, तो इम्पैक्ट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, देखिए कंपटीशन क्या पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बड़ी मार्केट क्या हो गई है, एक बड़ी एयरलाइन कंपनी यहाँ से जा चुकी है, तो जो और कंपनीज हैं उनको यहाँ पर अपने प्राइसेस बढ़ाने का एक मौका मिल जाएगा, तो जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है वो हर्ट होगा। राइट। सो पहला पॉइंट क्या है, दैट इज मार्केट कंसोलिडेशन। सो आप देख सकते हैं गो एयर्स फेलियर में लीड टू मोर कंसोलिडेटेड मार्केट विद फ्यूअर प्लेयर्स। अब प्लेयर्स कम हो गए, ऑब्वियस सी बात है। अगर हमारे पास पहले ऑप्शन थी गो एयर की, अब वो गो एयर की ऑप्शन है ही नहीं, हमें कहाँ से ट्रैवल करना पड़ेगा, स्पाइस जेट से या इंडिगो से। सो अगेन आपके पास यहाँ पर फ्यूअर प्लेयर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन हर्ट होता है एंड डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे कौन होगा, दैट इज दी कंज्यूमर। राइट। क्योंकि ये अपने तरीके से अपने प्राइसेस को होल्ड कर पाएंगे, डोमिनेंट पोजीशन बन जाएगी इन प्लेयर्स की। राइट। सो आप देख सकते हैं इट इज लिमिटिंग द कंज्यूमर चॉइस। नेक्स्ट, हायर एयर फेयर्स। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कंपटीशन कम है मार्केट में, जो एविएशन इंडस्ट्री में जो आपकी एयरलाइंस एग्जिस्ट करती हैं उनकी जो चॉइस है वो कम हो चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मोनोपोलाइज कर लेंगे, मार्केट को मोनोपोली दे देंगे, जिसकी वजह से ये अपने हायर एयर फेयर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी फॉर कॉम्पिटिटर्स। मैं बता चुकी हूँ, गो एयर्स ट्रबल्स में क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर दी अदर कैरियर्स। ऐसे ही एम्फेसिस ऑन सेल्फ रिलायंस। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम ओवरली डिपेंडेंट हैं। जैसे अगर हम गो एयर की भी बात करते हैं तो उनके जो इंजन्स थे वो मैन्युफैक्चरर्स कोई और थे, तो उसकी वजह से क्या है, हमारी डिपेंडेंस किसी और कंट्री पे थी। अब यहाँ पर क्या कोशिश की जाएगी, एक सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हमें एम्फेसिस देना पड़ेगा सेल्फ रिलायंस में। अगर हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं भी कर रहे हैं, बट एटलीस्ट उसकी रिपेयर वर्क, उसकी ओवरहॉलिंग की जो फैसिलिटीज़ है वो इंडिया में ही होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये जो सेक्टर है वो सफ़र ना करे। राइट। सो अगेन आप देख सकते हैं गो एयर सिचुएशन में पुश द इंडियन गवर्नमेंट एंड एविएशन इंडस्ट्री टू फोकस ऑन एनहांसिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हम कर पाए, उसी पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखिए अगर हम गो एयर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, it may prompt other airlines also to have this situation. So आप देख सकते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं they have to prioritize their finances, जिसकी वजह से इस सेक्टर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। राइट। सो इसीलिए भी इंपॉर्टेंस हो जाती है कि यहाँ पर हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करके रख पाएं, जो कि गो एयर का हाल हुआ है वो किसी और एयरलाइंस के साथ ना हो। राइट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ इंडियन एविएशन सेक्टर। अब देखिए डायग्राम आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर एयरलाइंस की, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं तो एयरपोर्ट्स हमारे पास 2021 2022 में 140 हैं, लेकिन अगर हम 2024 की बात करते हैं तो हम ये कह रहे हैं, हमारी प्रोजेक्शंस हैं कि एयरपोर्ट्स हम 220 तक लेके जाएंगे। सो अगेन अ ह्यूज जंप। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। ऐसी अगर हम टोटल एयरक्राफ्ट फ्लीट की बात करते हैं तो 2022 में 710 है। 110 to 120 aircrafts will be added to fleet every year. It is the projection. Again a huge number, जिससे कि हम domestic market as well as international market को cater करना चाह रहे हैं। राइट। नेक्स्ट आता है पैसेंजर्स की। अगर बात करते हैं 2018-19 का डेटा देखते हैं तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 344 मिलियन। अगर हम यहाँ पर 2024-2025 की बात करते हैं, इट हैज़ टू बी रीच्ड अप टू 410 मिलियन पीपल दैट आर ट्रैवलिंग बाय एयर। सो अगेन यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। सो आप देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, इवन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं यूक्रेन की, या फिर अभी रिसेंटली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो भी क्राइसिस एग्जिस्ट करते हैं आपको देखने को मिलते हैं, तो अगेन आप देख सकते हैं जो ऑपरेशन गंगा किया गया था, इंडिया सक्सेसफुली इवैक्यूएटेड अराउंड 23,000 यूथ फ्रॉम वॉर हिट यूक्रेन्स
5 नेबरिंग कंट्रीज। सो अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर जब भी क्राइसिस की बात आती है तो एयरलिफ्ट किया जाता है, राइट। सो अगेन यहाँ पर एविएशन सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके काफ़ी सारे पोटेंशियल्स आपको देखने को मिलते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, लार्ज मार्केट साइज हमारे पास एग्जिस्ट करता है। आप देख सकते हैं अगर हम 2024-25 की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 410 मिलियन पैसेंजर्स होंगे, राइट। ऐसी अगर हम बात करते हैं लो पेनिट्रेशन, इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हम इंडिया के पर कैपिटा पेनिट्रेशन ऑफ डोमेस्टिक एयर ट्रैवल की बात करते हैं तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.13 सीट्स डिप्लॉयड पर कैपिटा। ऑन द अदर हैंड अगर हम डेवलप्ड नेशंस की बात करते हैं, इवन हम चाइना की बात करते हैं तो इट इज 0.49। तो हमारी जो डोमेस्टिक पेनिट्रेशन है वो काफ़ी कम है। अभी भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो ट्रैवल किससे करते हैं, और इट इज़ रेलवेज और इट इज़ रोडवेज। सो यहाँ पर लो पेनिट्रेशन है अगर हम डोमेस्टिक एयर की बात करते हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन की बात करते हैं तो इंडिया इज इन्वेस्टिंग हेविली इन एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर। डिमांड फॉर स्किल्ड वर्कफोर्स, द ग्रोथ ऑफ द इंडियन एविएशन इंडस्ट्री विल क्रिएट द नीड फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। ऐसी अगर हम बात करते हैं बूस्ट टू एमआरओ, एमआरओ का मतलब क्या है, दैट इज ओवरहॉलिंग, रिपेयर एंड सो ऑन। सो जो भी आपके पास यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट्स हैं वो यहाँ पर रिपेयर हो पाएँ, यहाँ पर इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर हम यहाँ पर डेटा की बात करते हैं तो हर साल 110 से लेकर 120 एयरक्राफ्ट्स को ऐड किया जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, वियर एंड टेयर तो होगी। अगर वियर एंड टेयर होगी तो आपके पास इंडिया में ही ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए जिससे कि आप अपने एयरप्लेन्स को रिपेयर कर पाएं, ओवरहॉलिंग कर पाएं एंड सो ऑन, राइट। सो दीज आर द पोटेंशियल्स ऑफ द इंडियन एविएशन सेक्टर। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड। अब देखिए, अब अगर हम गो एयर की बात करते हैं तो वहाँ से आपको लूप होल्स पता चल गए। अब यहाँ पर हम चैलेंजेस कौन कौन से हैं आप आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट्स। अब जितने ग्राउंडेड रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो कंपनी है वो प्रॉफिट्स नहीं कमा पाएगी। तो ये ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट्स का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, एक तो फुटफॉल कम है, नंबर 1। नंबर 2 प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर एयरलाइंस ग्राउंडेड रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, सो अगेन अगर कोई इंजन में डिफॉल्ट आ जाता है तो यू हैव टू वेट फॉर द अदर कंट्री टू सप्लाई दोस, राइट। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इंडिजिनस यहाँ पर फैसिलिटीज बना सकते हैं जिससे कि हमें रिपेयर के लिए किसी और के लिए वेट ना करना पड़े। सो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस नहीं होने चाहिए। ऐसी फाइनेंशियल लॉसेस की अगर बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट करने की बात की गई है। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी केसेस, जैसे कि आपको गो फर्स्ट एयरलाइंस की रीसेंट इंसॉल्वेंसी देखने को मिलती है, दैट इज माउंटिंग कैश फ्लो वोज एंड ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट्स, राइट। ऐसे ही इनसफिशिएंट ओवरसाइट है। रेगुलेटरी बॉडीज की अगर बात करते हैं, जो डीजीसी है, उनमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनका क्रिटिसिज्म है वो हम इनको लूप होल्स को प्लग इन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दैट इज क्रू शॉर्टेजेस। सो अगेन प्रोफेशनल स्किल्ड लेबर आपको देखने को मिलती है लेकिन हम उसको पोटेंशियली यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, तो अगेन हम कह सकते हैं क्रू शॉर्टेजेस हैं। सो स्किल्ड पायलट्स नहीं हैं, इंजीनियर्स नहीं हैं, केबिन क्रू मेंबर्स नहीं हैं, जिसकी वजह से अगेन आपको एयरक्राफ्ट्स जो ये सिचुएशन है उसको हैंडल करते हुए नहीं दिखते हैं, राइट। इन्फ्लेटेड प्रोजेक्शंस, सो एयरलाइंस जो हैं दे समटाइम्स अनाउंस एम्बिशियस ग्रोथ प्लान्स विदाउट एडिक्वेट फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। सो यहाँ पर एम्बिशन बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए उनके पास फाइनेंसेस ही नहीं होते, राइट। सो अगेन यहाँ पर यही कोशिश की जाएगी कि ये जो एयरलाइंस हैं इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी जाए, इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, राइट। नेक्स्ट, कोविड-19 इम्पैक्ट की अगर बात करते हैं तो एविएशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही एयरलाइंस जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, उनके जो फंक्शंस हैं वो बिल्कुल स्टे पे हो गए थे, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ दिखा। तो अगेन अगर इसको हमें बूस्ट करना है तो इस सेक्टर में गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भर भर कर लानी पड़ेगी, राइट। सो दिस इज कोविड-19 इम्पैक्ट। ऐसे ही अगर हम एनवायरमेंटल कंसर्न्स की बात करते हैं तो अब ये जो एविएशन फ्यूल आपको देखने को मिलता है जिसकी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अगेन आप देख सकते हैं इट इज फेसिंग इंक्रीजिंग प्रेशर टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। सो जो एयरलाइंस हैं उस पर इंक्रीज्ड प्रेशर है कि आपको कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, तो जो आपका इंजन फ्यूल है वो आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाएं। सो अगेन आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करता है,
राइट। सो दिस वाज द होलिस्टिक टॉपिक जहां पर हमने पोटेंशियल भी देखा, व्हाट आर द चैलेंजेस। सो अगेन आप MCQ आई एम सॉरी एक मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि एज सच इस पे कोई MCQ बनता नहीं है, राइट। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो द एविएशन सेक्टर हैज सीन स्टेडी ग्रोथ इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, however it continues to face multiple challenges, comment, write it in 150 words। सो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट हैव अ लुक एट दी वीडियो, एक और बारी रिवाइज कीजिए, कुछ की पॉइंट्स को याद कीजिए और उसके बाद आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, राइट। क्योंकि ये जो टॉपिक है स्पेसिफिकली ये टॉपिक आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां पर आपसे GS पेपर 3 में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, right? So this was the holistic coverage of the aviation industry. I hope you like the lecture. Thank you very much.